स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानस्थिति क्लासेस। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपके आने वाला जो नेट एग्जाम है उसमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में डीआरडीओ ने उन्नत अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो रिसेंटली डीआरडीओ हैज साइंड एमओयू with which among the following to establish Center for Excellence for Advanced Research। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका डी। आईआईसी बेंगलुरु है, इसके तहत इसी के साथ एक समझौता किया है डीआरडीओ ने। तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, डीआरडीओ ने हाल ही में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान है आईआईएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये है, देखिए आईआईएससी कितना सुंदर है, घूमने जा सकते हो आप लोग। तो ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, आईआईएससी है। इसकी स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये आपका 1909 में, यानी कि 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, 1909 में। फाउंडर कौन थे इसके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जमशेदजी टाटा हैं उन्होंने ही आईआईएससी बेंगलुरु की स्थापना की थी। निर्देशक कौन है इस टाइम पे, डायरेक्टर कौन है, तो ये है आपके गोविंदन रंगराजन। स्थान कहाँ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में केरल फीड्स रेगुलर का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो जो कि केरला फीड्स रेगुलर लॉन्च्ड इन केरला टू इनकरेज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फिश फार्मिंग, क्रॉप फार्मिंग, गोट फार्मिंग या कॉ फार्म। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा काउ फार्म। ठीक है, करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका सी, गॉड फार्मिंग। बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केरल में केरल फीड्स रेगुलर का शुभारंभ किया गया। तो याद रखना, बकरी पालन से संबंधित है। ठीक है, देखिए केरल फीड्स लिमिटेड ने हाल ही में राज्य में बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के प्रयासों के तहत कम लागत वाले उत्पाद को लॉन्च करके बकरी फीड बाजार में एक नई उपस्थिति दर्ज की है। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसे आप याद कर सकते हो। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who is going to become first female chief of WTO। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला प्रमुख बन रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला मुख्य प्रमुख कौन बनने जा रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। ये जो नोजी ओकोंजो इवेला है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला प्रमुख बन रही है। ये है, देखिए नोजी ओकोंजा जी। ठीक है, तो ओकोना इवेला WTO का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के आने वाले प्रमुख के पास धन और शक्ति के अभिभावकों को झटका देने के लिए एक प्रतिष्ठा है। मतलब ये WTO की पहली महिला प्रमुख बन रही है नगोजी ओकोंजा। ठीक है, ये था इनके बारे में, और ये पहली अफ्रीकी भी है। हम देखते हैं WTO के बारे में कुछ जानकारी है उसके। जो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये आपका 1 जनवरी 1995 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है इस टाइम, बैकेंड। ठीक है, तो ये था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, कि हाल ही में किसने उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह विकसित करने की घोषणा की है। रिसेंटली हु हैज डिक्लेयर्ड टू डेवलप हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। ठीक है, तो ये किसने भी हाल ही में किया है, तो जो HAL के द्वारा एक घोषणा की गई है। अभी क्या हो रहा था, बेंगलुरु में एक एरो संस्करण मनाया जा रहा था, तो उसी में HAL ने ये जानकारी दी है कि वो एक ऐसा उपग्रह डेवलप करेगा जो छद्म होगा, यानी कि हमें दिखेगा भी नहीं और अपने टारगेट को हिट करके आ जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो HAL के द्वारा किया जा रहा है। इसको देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अनाउंस्ड ऑन 4 फरवरी 2021 that it is a developing a futuristic high altitude pseudo satellite। ठीक है, विद स्टार्टअप कंपनी। तो क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 4 फरवरी 2021 को घोषणा की कि वह दुनिया में अपनी तरह का पहला स्टार्टअप कंपनी के साथ फ्यूचरिस्टिक हाई एल्टीट्यूड छद्म उपग्रह विकसित कर रहा है। ठीक है, तो इसके निदेशक कौन है HAL के, तो ये अरूप चटर्जी हैं। ठीक है, और ये किससे चलेगा, किससे, तो ये सौर ऊर्जा से, यानी कि सोलर एनर्जी से लवरेज होगा। तो देखिए, इसके बारे में मानव रहित उड़ान विमान होगा। तो HAL के बारे में कुछ जानकारी है, वो भी आप देख लीजिए कि जो ये HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना बालचंद हीराचंद ने 1940 में
बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की थी। ठीक है, क्या नाम था उनका? बालचंद्र जी और हीरा चंद्र जी। पहले इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, लेकिन क्या 1940 में जब इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम है वो क्या हो जाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1964 में। ये थी इसके बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समागम शिक्षा योजना खबरों में है। समागम शिक्षा योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा 2018 में इसको ही समागम शिक्षा योजना को शुरू किया गया था। शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की समागम शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालय जितने भी और छात्रावासों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और छात्रावास के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। देखिए, आगे क्या होगा कि जितने भी आपके आवासीय विद्यालय होंगे जो वित्त पोषित यानी कि सरकार उनको फाइनेंस कर रही है, तो उनका जो नाम होगा वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा जाएगा। इसलिए ये समागम शिक्षा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इन स्कूलों का जुड़ाव बच्चों के लिए प्रेरणा के रूप में काम करेगा, मोटिवेट करेगा उनको, और शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रशासन है जो वहाँ का, उसको भी प्रेरित करेगा कि वे उच्च स्तर की उत्कृष्टता हासिल कर सकें। तो ये था इसके बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करते हैं इस योजना की, जो समागम शिक्षा योजना है, ये योजना है आपकी, देखिए 24 मई 2018 को सर्व शिक्षा अभियान के साथ सर्व शिक्षा अभियान और जो शिक्षक शिक्षा अभियान था वो शुरू किया गया था। तो ये थी आपका समग्र शिक्षा अभियान। ओके, समझ में आ गया। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना जो है उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई, तो 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, 2 मिनट रुकिए, अरे सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है कोई, ये प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है, हिंदी में ये गलत हुआ है, इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है। देखिए, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 या 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 16,000 करोड़ होगा। क्षमा कीजिएगा, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आवास बीमा योजना नहीं होगा, ये होगा आपका फसल बीमा योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ये आपका 16,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, तो देखिए, किसानों को अपनी जो फसल होती है, क्रॉप होती है, उसको लेके बहुत ही डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए या कुछ ऐसा भयानक नेचुरल मतलब आपदा आ जाती है जिससे कि हमारी फसल का नुकसान हो, तो सरकार उनको बीमा कवरेज देती है। तो उसी के बारे में भी इस जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 और 22, उसमें 16,000 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए गए हैं। यही बताया गया सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2021 से 2022 के लिए जो आपकी प्रधानमंत्री, यहाँ पे भी मिस्टेक हो रही है हिंदी में, फसल बीमा योजना, देखिए, to boost the safety of farmers crops, the agriculture ministry said this is a budgetary increase of around 305 करोड़ रुपीस में इंक्रीज किए गए हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट, इसके बारे में देख लेना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगा, नॉट आवास योजना। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कुछ जानकारी है। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो ये किस मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। लॉन्च कब हुई थी, तो 13 जनवरी 2016 यानी कि 13 जनवरी 2016 को उसको लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, तो नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा, ये 2016 में लॉन्च हुई थी। और मिनिस्ट्री कौन सी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जो होप मंगल मिशन था, ये खबरों में, यह मिशन किस देश का है? रिसेंटली होप द मार्स मिशन है, यानी कि मंगल ग्रह का मिशन है, इज इन न्यूज, दिस मिशन बिलोंग टू विच कंट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका यूएई। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है, उससे ये होप मंगल मिशन बहुत संबंधित है। ये जुलाई में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये अरब कंट्री में पहला ऐसा देश बनता है जिसने अपना कोई मार्स पे मिशन भेजा है। देखिए, मंगल मिशन है होप, ये यूएई का है। पहला अरब अंतरिक्ष मिशन यूएई की होप जांच मंगलवार को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गई है, जो इस महीने के लाल ग्रह पर, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, रेड प्लैनेट। ओके, तो ये थी इसके बारे में कुछ चर्चा। तो संयुक्त अरब अमीरात, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपने हाल ही में मंगल मिशन भेजा है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी तो मैंने बता दी है। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसके बारे में कुछ जानकारी है, मिशन कैसा होगा, मंगल की परिक्रमा करेगा, संचालक कौन होंगे, ऑपरेटर कौन होंगे, तो मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र। लॉन्च की तारीख यानी कि लॉन्च डेट क्या थी, तो 20 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया। तो ये मैंने कुछ बता दिया है इसके बारे में। अब हम देखते हैं
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ अनाउंस किया है कि यूनिक 16 डिजिट पिन यूनिकोड, ठीक है, टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड, मिल्क, ऑयल या वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लैंड। देखिए बहुत सारा भूमि को लेकर विवाद बना रहता है, तो उसमें क्या होता है कि उस भूमि पे फर्जी दस्तावेज लगा के और भूमि अपने नाम करवा ली जाती है। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में क्या किया है कि 16 डिजिट यूनिकोड को लॉन्च किया है, ठीक है। जैसे आधार कार्ड में होता है कि आपका एक आधार नंबर है और फिर आपकी ये पहचान हो जाती है, तो उसी तरह क्या होगा, भूमि उत्तर प्रदेश में जो भूमि की पहचान है वो एक 16 डिजिट यूनिकोड के माध्यम से हो जाएगी। तो ये इज द करेक्ट आंसर। ये लैंड को लेके यूपी सरकार ने एक पहल उठाई है। देखिए ये है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। यूपी सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के जितने भी लैंड होल्डिंग है उनको चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। यूनिकोड का उद्देश्य क्या है, जितनी विवादित भूमि होती है उनकी नकली रजिस्ट्री होती है उनको समाप्त करना है। जैसे कोई पट्टे वगैरह की व्यवस्था होती है, अगर आप लोग गांव से या ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होता है कि जितनी भी विवादित भूमि होती है उनमें अगर किसी की आपकी पॉलिटिक्स में थोड़ी जान पहचान है या आपकी लेखपाल से होती है तो उस भूमि को अपने नाम करवा लेते हैं नकली रजिस्ट्री, और उस पर तब तक अपना काम करते हैं। तो उसी नकली रजिस्ट्री को रोकने के लिए एक डिजिटल कोड जारी किया गया है यूपी गवर्नमेंट के तहत। तो इसको गैस याद रखिएगा, ये 16 अंकों का है, ठीक है। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी आर्मी लेड फाउंडेशन है। 100 फुट हाई नेशनल फ्लैग इन विच प्लेस, ठीक है। तो बहुत ही गर्व की बात भी है, प्राउड करने वाली बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो आपका गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ पे है? ये कश्मीर में है, और यहाँ पे अभी तक का मतलब सबसे ऊंचा ध्वज है वो फहराया गया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। यह देखिए गुलमर्ग कश्मीर में है। भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है। ये झंडा 100 फीट ऊंचे पुल पर होगा जो घाटी में सबसे ऊंचा तिरंगा है। ये कुछ था, मैंने बता दिया। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष उद्योग ने 18 विभिन्न देशों से 40 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है कि रिसेंटली द स्पेस इंडस्ट्री ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च 40 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम 18 डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो रशिया है, ये 18 विभिन्न देशों की जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। रूस के द्वारा ये कहा गया है। तो ये देखिए रशिया है, रूस के अंतरिक्ष उद्योग ने घोषणा की है कि देश के मतलब मार्च 2021 में दुनिया की जो 18 विभिन्न देश है उनकी 40 सैटेलाइट है उनको कक्षा में लॉन्च करने जा रहा है। ये वहाँ का सोयूज 2 है जो इसको वहाँ पे मतलब विमान के रूप में या रॉकेट है सोयूज 2 का यूज किया जाएगा। हम देखते हैं रूस के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी है। तो जो रशिया है वो देखिए मैं मैप के माध्यम से इसको लेके भी आई हूँ। इसकी जो कैपिटल है वो मॉस्को है, करेंसी है वो रशियन रूबल है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? व्लादिमीर पुतिन जी हैं। कॉन्टिनेंट किस में आता है? एशिया और यूरोप में, दोनों में ही आता है ये रूस। और लोकेटेड इन आर्कटिक ओशन, देखिए आपको ये आर्कटिक ओशन दिखाई भी पड़ रहा होगा, और ये है आपका रशिया, और ये यूरोप में भी आता है और ये एशिया में भी आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको मैप के माध्यम से। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि चमोली में एक विशाल ग्लेशियर फट गया था, तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा वर्स्ट हुआ था। तो चमोली में हुआ था। यह स्थान किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में? तो ये तो सभी को ही पता होगा, चमोली है वो इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये उत्तराखंड में, वहाँ पे एक बहुत ही मतलब हिम्मत फटा था और बहुत ही लोगों की डेथ भी हुई है उसमें। तो देखिए क्या हुआ है, हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में भारी हिमस्खलन हुआ है। इस घटना ने जलवायु परिवर्तन के खतरों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा आउटबर्स्ट था, बाढ़ के रूप में भी देखा गया। यहाँ बहुत सारे लोग फंसे भी थे और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। तो देखिए क्या है, हम उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ये रहा हमारा उत्तराखंड। ये किन दो देशों के साथ सीमा साझा करता है? एक तो चाइना, इन तिब्बत वाला पार्ट है उसके साथ, और एक ये नेपाल जो हमारा पड़ोसी है, ठीक है। इसके साथ सीमा साझा करता है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट एक तो हो गया हिमाचल प्रदेश, एंड सेकेंड वन उत्तराखंड है जिससे ये सॉरी उत्तर प्रदेश है जिससे ये उत्तराखंड अलग होकर बना है। बात करें कैपिटल की तो देहरादून कैपिटल है। ये शीतकालीन कैपिटल है। अगर कोई आपसे गर्मियों की कैपिटल पूछता है तो वो आपकी होगी गैरसैंण, ठीक है। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य जी हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। लोकसभा में कितनी सीट है? तो 5 है। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 3 है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो वहाँ पे कितनी सीटें हैं? 70। नेशनल पार्क कौन सा है? तो कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट है वो बहुत ही फेमस है। एक है आपका गंगोत्री, एक है आपका गोविंद और नंदा देवी, और राजा जी वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही लोकेटेड है। अगर वो पूछता है आपका शांत घाटी कहाँ है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? केरल में, ठीक है। और अगर फूलों की घाटी पूछता है तो वो आपका कहाँ होगा? उत्तराखंड में, हाँ, वैली ऑफ फ्लावर्स, ओके। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जो राजीव कपूर जी हैं इनका निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो रिसेंटली राजीव कपूर पास्ट अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो ये एक एक्टर थे राजीव कपूर जी, जिनका हाल ही में अभिनेता थे, तो जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है। तो ये बॉलीवुड अभिनेता और राज कपूर के बेटे थे राजीव कपूर जी, जिनका मंगलवार को मुंबई में निधन हो गया है और हार्ट अटैक पड़ा था इन्हें, जिसकी वजह से उन्हें अपनी मतलब इनकी डेथ हो गई है। तो ये कौन थे? ये अभिनेता थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं? ठीक है, तो थर्ड इंडियन फास्ट बॉलर बने हैं टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो ये ईशांत शर्मा ने कीर्ति मतलब मान जो बहुत ही बड़ा काम किया है ईशांत शर्मा जी के द्वारा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये तीसरे मतलब भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। ये कीर्तिमान ईशांत शर्मा के द्वारा बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं ईशांत शर्मा जी की, तो ये टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। इससे पहले ये जो कारनामा कर चुके थे वो थे आपके कपिल देव और अनिल जैसे दिग्गज खिलाड़ी कर चुके थे। तो ये तीसरे बने ईशांत शर्मा जी, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लिए हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जिनका बहुत ही लोग पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने थे। तो हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है, तो किस दिन मनाई गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 फरवरी को। तो इनका इंडिया वाज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे, तो 8 फरवरी। बात करते हैं इनके बारे में, देखिए प्रेसिडेंट है गोविंद नाथ जी हमारे, तो उनके द्वारा बर्थ एनिवर्सरी को किया गया। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी है। जाकिर हुसैन जी, इनका जन्म था 8 फरवरी 1897 को हुआ था, जो एक महान भारतीय राजनेता थे और भारत के राष्ट्रपति के बड़े पैमाने पर औपचारिक पद संभालने वाले पहले मुस्लिम भी थे। मैंने बताया था पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन खान एक भारतीय अर्थशास्त्री भी थे, इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, एंड पॉलिटिशियन थे। हु सर्व्ड एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कब से कब तक का काम किया था? तो 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक इन्होंने काम किया था। और ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया था, गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं। ही वॉज आल्सो द को फाउंडर ऑफ जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ये उसके संस्थापक भी थे। ठीक है, इनके बारे में जो कुछ था, और उनको मतलब जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1963 में हमने जाकिर हुसैन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है अंतिम आज के सेशन का। तो देखिए इसको अच्छे से कि निम्नलिखित में से किस टेनिस किंवदंती का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कौन सी टेनिस लीजेंड है जो अभी मतलब इनकी डेथ हो गई है? तो ये है आपके अख्तर अली जी, जो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है और टेनिस खिलाड़ी थे। ठीक है, ये है अख्तर अली जी, तो ये टेनिस लीजेंड है। सो गाइस प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो।